आपको बता दूं कि देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर चर्चा चल रही है। इंडिया गठबंधन के तहत विपक्षी दलों को एकजुट करने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयोजक पद ठुकरा करके बड़ा सियासी संकेत दिए हैं। जी हां, अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अब भी नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे खुले हैं या फिर इंडिया गठबंधन में कोई बड़ा पद चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीति में कब क्या फैसला ले लेंगे, इसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं रहता है। जी हाँ, कभी एनडीए तो कभी आरजेडी और फिर कांग्रेस से हाथ मिलाना नीतीश कुमार गुपचुप तरीके से काम करते हैं। जब पिछले दिनों उन्होंने ललन सिंह को दरकिनार करके पार्टी की कमान खुद संभाल ली थी, खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इस पद को लेने से इनकार कर दिया। हालांकि उनका कहना है कि उनकी आकांक्षा कोई भी पद लेने की नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन के विपक्षी दलों को एकजुट रखना है। नीतीश कुमार की राह इंडिया गठबंधन से अलग नजर आ रही है, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं एनडीए में तो नहीं जाने वाले हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया है, जबकि इस मामले में नीतीश कुमार ने अभी तक कोई भी अपना पत्ता नहीं खोला है। जहां अगर वे राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल हो जाते हैं तो उनकी एनडीए में वापस लौटने की संभावना बढ़ जाएगी। ये भी खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी बिगुल बिहार से ही फूंकने वाले थे, लेकिन उनका कार्यक्रम कैंसिल हो गया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू और एनडीए के बीच कुछ खिचड़ी तो नहीं पक रही है, कुछ बातचीत तो नहीं चल रही है। दोस्तों, अयोध्या 22 जनवरी को राम मंदिर में मूर्ति स्थापना को लेकर के जहां धार्मिक उम्मीदें चरम पर है, तो फिर वहीं पर राजनीतिक बयानबाजी भी जोरों पर है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा बयान देकर के सियासी हलचल पैदा कर दी है। जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बारे में मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि राम जी 22 जनवरी को अयोध्या नहीं आएंगे, ये राम जी मेरे सपने में आए थे। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि जब चुनाव आते हैं तो फिर मंदिर आगे आ जाता है, जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं तो मंदिर पूछा भी नहीं जाता है। उन्होंने ये बातें अपने संगठन डीएसएस के स्थापना दिवस समारोह में कही हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि सपने में भगवान राम ने कहा कि ये सब ढोंग कर रहा है। दोस्तों, मकर संक्रांति के मौके पर लालू प्रसाद यादव के दही चूरा भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए, लेकिन दूरियां साफ नजर आई। जहां इस दौरान दोनों नेताओं के बीच काफी कम बातें हुई। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ लोगों को यह बताने की कोशिश की गई है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। हालांकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जेडीयू आरजेडी के रिश्तों के बीच खटास की बात को सिरे से नकार दिया है, खारिज कर दिया। जेडीयू और आरजेडी के रिश्तों के बीच खटास की बातें हो रही है। इस सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब कितनी ही दिनों से मीडिया में चल रही है, ये सब फालतू की बातें हैं, इस पर बार बार कोई क्यों सफाई देगा, जिस बात का कोई मतलब ही नहीं है। असल में जब से महागठबंधन बना है तब से भाजपा घबराई हुई है, यह कहना है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ आए हैं और जो काम हो रहा है उससे बीजेपी के लोग परेशान हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में लाखों लोगों को नौकरियां दी गई, जाति गणना हुआ, आरक्षण बढ़ाया गया, बहुत सारे समूह का मानदेय बढ़ाया गया, बिहार में निवेश बढ़ रहा है, तो फिर लोगों में तो थोड़ा डर तो जरूर होगा, जहाँ की ये लोग अपना वादा पूरा कर रहा है। कोई भी कुछ भी कहता रहे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब वहीं नीतीश कुमार द्वारा इंडिया गठबंधन के संयोजक पद ठुकराने और फिर सीट शेयरिंग में हो रही देरी पर तेजस्वी यादव ने कहा कि आपको पता है बिहार में कहीं हो भी गया हो तो इसकी चिंता आप लोग मत करिए। दोस्तों, बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बड़ी खुशखबरी है कि बिहार में बाइक टैक्सी योजना की शुरुआत होने वाली है। जहां आपको बता दें कि यात्रियों की सुविधा और फिर बिहार के युवाओं को रोजगार देने के लिए बिहार सरकार बाइक टैक्सी को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। जब बिहार के बड़े शहरों में बाइक टैक्सी चलाने के लिए परिवहन विभाग परमिट देने का प्लान बना रही है। इस योजना से जहां यात्रियों को सुविधा में इजाफा होगा तो फिर वहीं पर रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन होगा। जहां परिवहन विभाग सबसे पहले 15,000 बाइक टैक्सी को परमिट देगा, जहां इससे 3 लाख से अधिक लोगों को हर दिन सेवा मिल पाएगी। जब परिवहन विभाग सभी जिलों में बाइक टैक्सी को परमिट देगा, बाइक टैक्सी सवारी बैठाने और फिर सामान की डिलीवरी करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। एग्रीमेंट कंपनियों को अपने ड्राइवर को ट्रेनिंग देनी होगी। यात्रियों से कम रेटिंग मिलने, ड्राइवर के खिलाफ शिकायत मिलने पर कंपनी को कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी।
दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर को लेकर के एक तरफ जहां जोर शोर से तैयारियां हो रही है, तो फिर वहीं पर दूसरी ओर आरजेडी का कहना है कि बीजेपी इसको लेकर के राजनीति कर रही है। जहां गया के एसपी कॉलोनी स्थित बिहार के सहकारिता मंत्री के आवास पर रविवार को आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा है। जब 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में दिया जलाने की बात कही है, जहां इस पर उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को ही क्यों दिया जलाएंगे, जहाँ हम भी तिलक लगा करके बैठे हैं, हम तो अभी दिया जला करके आए हैं, जहाँ इसके लिए सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि रामचरित्र में सुंदरकांड में एक पंक्ति है, दीन दयालु बिरिदु संभारी हरथु नाथ मम संकट भारी। जो संकट है बेरोजगारी का, भुखमरी का, गरीबी का और किसानों के आपसी भाईचारे का, प्रेम का, ये संकट भगवान राम दूर करे। भगवान राम भी इसको माफ नहीं करेंगे। जब राम नाम जपना और हिंदू का वोट लेना ये अब चलने वाला नहीं है। जब इस बार इनका विदाई समारोह हो जाएगा। बातचीत में आरजेडी नेता ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी को राजा नीतीश कुमार ने ही बनाया था। जीतन राम मांझी तो आवेदन महागठबंधन में ही रखे हुए हैं। हो सकता है कि चुनाव आते आते आप लोग देखते हैं कि वे अपमानित महसूस करेंगे। भले ही जीतन राम मांझी का शरीर एनडीए में है, लेकिन दिल तो महागठबंधन में है। बीजेपी पर हमला करते हुए मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि देखिए चिराग पासवान का क्या हुआ, झोपड़ी में आग लगा दी गई। आज बीजेपी के नेताओं से पूछे कि चिराग पासवान को कितनी सीटें देंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी उसके झांसे में आकर के फंस गए हैं और फिर क्या हश्र हुआ है। दोस्तों, बिहार की सियासत में बयानबाजियों का दौर जारी है, जहां आए दिन पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। वहीं अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले सीएम नीतीश कुमार के बरबोले विधायक ने एक बार फिर से विवादित बयान दे डाला है। इस बार गोपाल मंडल, या जो नीतीश कुमार के विधायक जी हैं गोपाल मंडल, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के विवादित बयान दिया है। गोपाल मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राक्षस बता दिया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाने के लिए एक बार फिर से दावा ठोक दिया है। जैसा साथ ही कहा है कि अगर सीएम नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के पीएम उम्मीदवार नहीं बनते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन के लिए एनडीए को हराना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के जदयू के बरबोले विधायक गोपाल मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन वे राक्षस रूप के हैं, जहाँ वे किसी को डकार सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल और फिर आडवाणी जी जैसे नहीं हैं। गोपाल मंडल ने कहा कि वे पीएम मोदी का नाम तक नहीं सुने थे कि वे कौन है मोदी। वहीं उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा को हराना है तो सीएम नीतीश कुमार का पीएम उम्मीदवार बनाना बहुत जरूरी है। गोपाल मंडल ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को हिंदुस्तान का बच्चा जानता है। सीएम नीतीश कुमार ने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया है। वे जगह जगह जाकर के देश के छोटे छोटे लीडर को इकट्ठा किए हैं। भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कड़ी मेहनत की है। वे अब तक विवादों से भी बचे हुए हैं। इंडिया गठबंधन में सीएम नीतीश कुमार को संयोजक बनाने से काम नहीं चलने वाला है। सीएम नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाना होगा, नहीं तो फिर इंडिया हार जाएगा। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के बिहार राज्य में राजनीतिक घमासान जारी है। जैसे सीएम नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के 2 मौजूदा मंत्रियों ने आयोजन के समय को लेकर के सत्तारूढ़ बीजेपी पर कटाक्ष किया है। जब बिहार के मंत्री सुरेंद्र राम ने बीजेपी पर राजनीतिक लाभ के लिए राम मंदिर मुद्दे का फायदा उठाने का आरोप लगाया है और कहा है कि देश के युवाओं को नौकरी की जरूरत है, ना कि बांटे जाने की। बिहार के मंत्री सुरेंद्र राम ने बीजेपी पर राजनीतिक लाभ के लिए राम मंदिर मुद्दे का फायदा उठाने का आरोप लगाया है और कहा है कि देश के युवाओं को नौकरियों की जरूरत है, ना कि बांटने वाले राजनीति की जरूरत है, अक्षत की जरूरत है। जब बिहार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने अभिषेक के पीछे की समय और फिर मंशा पर सवाल उठाया है और आरोप लगाया है कि बीजेपी मंदिर अभिषेक के आसपास बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान चला करके अपनी कमियों को छिपाने का प्रयास कर रही है। यह जनता को डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट की याद दिलाते हुए सुरेंद्र राम ने दावा किया है कि बीजेपी का लक्ष्य राम मंदिर मुद्दे का फायदा उठा करके राजनीतिक लाभ हासिल करना है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के हो रही देरी को लेकर के कयासों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन में कोई भी दल सीटों पर समझौता करने को तैयार नहीं है और सभी को अधिक से अधिक सीटें चाहिए। सीट शेयरिंग में हो रही देरी पर जेडीयू ने कहा है कि जितनी जल्दी सीटों का बंटवारा हो जाए वह अच्छा होगा। जब सीटों के बंटवारे में हो रही देरी का नुकसान सभी दल को भुगतना पड़ सकता है। जब मकर संक्रांति के बाद बिहार में सियासी बदलाव के सवाल पर बिहार सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री बने सीएम नीतीश कुमार के करीबी विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि
मकर संक्रांति के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज होगी। जब चुनाव बिल्कुल भी नजदीक है, ऐसे में अब गठबंधन में तेजी आनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार शुरू से कहते रहे हैं कि सीट शेयरिंग जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। जय नीतीश कुमार ने पहले ही राज्यवार सीट शेयरिंग पर बातचीत करने को कहा था। उन्होंने कहा कि किसी भी गठबंधन की अंतिम सफलता सीट शेयरिंग पर ही निर्भर करती है। कांग्रेस का रुख साफ क्यों नहीं है, ये तो कांग्रेस वाले ही बता सकते हैं। जब जितनी जल्द सब हो जाता है तो उतना अच्छा होता। जब गठबंधन में सीट शेयरिंग पर देरी का फायदा और नुकसान सभी को होगा। जब नुकसान होगा तो सभी को होगा, फायदा होगा तो सभी को होगा। जब गठबंधन के सभी घटक दलों को नीति बना करके चुनाव अभियान में जुट जाना चाहिए। मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की चर्चा जेडीयू ने नहीं की है। यह नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर इसे कई बार खारिज कर चुके हैं। मीडिया की तरफ से बेबुनियाद इसे हवा दिया जाता है। जब बैठक में यह प्रस्ताव भी आया तो फिर हमने इसे अस्वीकार कर दिया है। जब गठबंधन के लिए अभी ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, जब जो आवश्यक हो उस पर काम हो। जब वही राम मंदिर पर उन्होंने कहा है कि राम मंदिर पर बेकार का विवाद हो रहा है। राम आस्था का सवाल है, राम सबके दिल में है और फिर पूरी दुनिया में वर्चस्व व्याप्त है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर पहुंच करके राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के साथ चूरा दही की पार्टी में शामिल होने के बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मीडिया से बात करने पहुंचे। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा कि बिहार की महागठबंधन सरकार के अस्थिर होने के सवाल का बहुत बार जवाब देना बेकार है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार है, पूरी तरीके से आधारित है। जब गतिरोध नहीं तो फिर बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का फैसला क्यों नहीं हो रहा है। इस सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने चौंकाते हुए कहा कि सीट शेयरिंग तो हो भी गया होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं हुआ है। दोस्तों, अभी कपकपाती ठंड पड़ रही है। इस कपकपाती ठंड में बारिश होने का अनुमान है। जी हां, बिहार से लेकर के बंगाल तक मौसम बिगड़ने का अनुमान है। आपको बता दूं कि साल 2024 की शुरुआत से ही उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोहरे और फिर शीतलहर के प्रकोप ने मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी है। जब ऊपर से बर्फीली हवाओं ने लोगों की कपकपी छुड़ा रखी है। जब सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव के आसपास नजर आ रहे हैं। जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह ठंड जारी रहा और फिर न्यूनतम तापमान औसत से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी कि 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जहाँ ये इस मौसम का सबसे कम तापमान है। जब मौसम अधिकारियों ने बताया है कि शहर के कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो कि सोमवार से पहले तक मौसम का सबसे कम तापमान रहा। जब दिल्ली एनसीआर के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी ठंड का यही आलम है। जहाँ खराब मौसम से बिहार लोगों के मन में यही सवाल उठता है कि आखिर इससे राहत कब तक मिलेगी। तो चलिए हम आपको भी बताने वाले हैं कि मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों को लेकर के क्या पूर्वानुमान लगाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यानी कि मौसम विभाग के मुताबिक 16 जनवरी को हिमालय इलाके में ताजा पश्चिमी विक्षोभ अपना असर दिखा सकता है, यानी कि आज। इसके चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही 17 और 18 जनवरी को यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में बर्फबारी होने का भी अनुमान है। बिहार से लेकर के सिक्किम तक बादल बरसेंगे। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप और ज़्यादा बढ़ सकता है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से लेकर के सिक्किम तक बरसात होने के आसार हैं। जब मंगलवार और बुधवार को इन राज्यों के अलग अलग इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि 17 जनवरी से अरुणाचल प्रदेश और फिर सिक्किम में भारी वर्षा होने का अनुमान है। ठंड में बारिश के बीच घना कोहरा भी मुश्किलें बढ़ाने वाला है। जब मौसम विभाग का कहना है कि 18 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा और फिर दिल्ली में घना से बहुत घना कोहरा रह सकता है। इस दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार के भी तमाम इलाके कोहरे की चपेट में रहेंगे। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 11वीं में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों के लिए पंजीयन तिथि बढ़ा दी है। जी हाँ, OFSS से सत्र 2023 से 25 में नामांकन लेने वाले विद्यार्थी विलंब शुल्क के साथ 22 जनवरी तक पंजीयन करा सकते हैं। पहले पंजीयन की अंतिम तिथि 13 जनवरी निर्धारित थी, जहां अब समिति ने 22 जनवरी तक पंजीयन कराने का अवसर दिया गया है। जहां +2 विद्यालय और फिर महाविद्यालय के प्रधान www.secondary.biharboardonline.com पर जाकर के पंजीकरण फॉर्म अलग अलग प्रति में डाउनलोड करके विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएंगे, जिसमें वे अपने चयनित विषय की विवरण भरेंगे।
दोस्तों, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के गव्य विकास निदेशालय की ओर से बिहार के दुधारू मवेशियों का बीमा किया जा रहा है। जब बीमा की किस्त पर 75% अनुदान सरकार दे रही है। यह योजना का मुख्य उद्देश्य सभी वर्ग के पशुपालकों के दुधारू मवेशियों का बीमा करके गंभीर बीमारी जैसे लंपी त्वचा रोग, HSBQ तथा अन्य कारणों से मृत्यु होने की स्थिति में पशुधन बीमा से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है, जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है। अब तक 242 लोगों ने ऑनलाइन बीमा का आवेदन कर लिया है। अगर आपके घर में पशु है तो आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत दुधारू मवेशी की अधिकतम मूल्य 60,000 रुपये का निर्धारित किया गया है, जिस पर 3.5% की दर से बीमा की कुल राशि 2100 रुपये देगी होगी। इसमें राज्य सरकार की ओर से 75% यानी कि 1575 रुपये अनुदान के रूप में दिए जाएंगे। बचे हुए 25% यानी कि 525 रुपये पशुपालकों को भुगतान करना होगा। योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में जिला गव्य विकास पदाधिकारी करेंगे। जब प्रदेश में दुधारू पशुओं की संख्या 80 लाख है। दोस्तों, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी है। दरअसल तेजस्वी यादव ने राबड़ी आवास पर दही चूड़ा भोज के दौरान कहा है कि बड़ी खुशी की बात है कि इस ठंड में भी हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। हम लोगों ने सब लोगों का स्वागत किया है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के सभी लोग आए, जब उनका भी स्वागत किया है, खुशियां बांटी जा रही है, ये अच्छा लगता है। वहीं तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में खटपट के सवाल पर कहा है कि सब बेकार की बातें हैं, बार बार ये बातें सामने आ जाती है, ऐसे में बार बार हम सफाई क्यों दें? जो बात धरातल पर उतरी नहीं रही है तो उसके बारे में सफाई देना ही क्या है। दोस्तों, बिहार से हज यात्रा पर जाने के लिए लगातार हज यात्रा महंगा हो रहा है, जहां इस साल प्रति व्यक्ति खर्च 4 लाख रुपए हो रहा है। आपको बता दूं कि हज पर जाना 5 साल में महंगा हुआ है। ऐसे में जाने वालों की संख्या में कमी आ रही है। जैसे साल 2023 में प्रति व्यक्ति को हज पर जाने के लिए 4 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहा है। जब 5 सालों का आंकड़ा बताता है कि हज यात्रा के लिए 300 से ज़्यादा लोग जाते हैं। जहाँ इस साल हज यात्रा के लिए 100 के करीब में ही ऑनलाइन आवेदन किया है। जहाँ हज यात्रा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि सोमवार निर्धारित की गई है। पूर्व में हज कर चुके हाजियों ने बताया है कि साल 2018 में 2,65,000 खर्च आता था। जहाँ साल 2023 से हज यात्रा महंगा हो गया है, जब प्रत्येक व्यक्ति को 4 लाख रुपए हज यात्रा के लिए खर्च करना होता है। जब इसके लिए खुद के खर्च के लिए भी अलग से राशि खर्च करना होता है। मेरी जानकारी के अनुसार साल 2018 में लगभग 315, 2019 में लगभग 300, 2020 में कोरोना के कारण हज यात्रा बंद रहा। साल 2021 में लगभग 110, 2022 में लगभग 280 और फिर साल 2023 में 333 लोगों ने हज यात्रा पर गए थे। इस साल हज कर चुके हाजियों ने बताया है कि इस साल हज काफ़ी ज़्यादा महंगा हुआ है, लेकिन इस्लाम धर्म का सबसे बड़े अरकानों में एक हज है। ऐसे में हज यात्रा पर जाना जरूरी है जो उसके सक्षम है। जब पिछले साल हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से जारी सर्कुलर में बताया गया है कि 70 साल से अधिक उम्र के लोग भी अपने साथ एक सहयोगी को लेकर के हज यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में कैबिनेट की अहम बैठक 16 जनवरी मंगलवार को होगी, जहां लोकसभा चुनाव को देखते हुए नीतीश सरकार की ओर से बैक टू बैक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अब ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि इस बैठक में भी कई अहम मुद्दों पर मुहर लगेगी। ये महत्वपूर्ण बैठक मुख्य सचिवालय कैबिनेट हॉल में शाम 4 बजे होगी, जहाँ कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लग सकती है। जहाँ कैबिनेट की बैठक को लेकर के कैबिनेट विभाग की ओर से संबंधित सभी विभागों को तैयारी करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए लेटर भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि पिछली कैबिनेट बैठक 8 जनवरी को हुई थी, जिसमें 19 एजेंडों पर मुहर लगी थी। अब एक सप्ताह बाद फिर से कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और फिर नीतीश कुमार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। ऐसे में देखना है कि 16 जनवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में, यानी कि आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। आपको बता दूं कि पिछली कैबिनेट बैठक में ही बिहार सरकार ने नया खेल विभाग गठन करने का बड़ा फैसला लिया था। सभी खेलों को इस विभाग के तहत लाया गया है। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया गया था, जहाँ सभी पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय 2 गुना किया गया था। जहाँ इस दौरान ही मुखिया का मानदेय 2,500 से बढ़ाकर के 5,000 रुपये किया गया था। उप मुखिया का मानदेय, यानी कि जितने भी जनप्रतिनिधि है पंचायत लेवल की, उन सभी का मानदेय बढ़ा दिया गया था। दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूजा है, जहां पर पूरा देश राम भक्ति में विलीन नजर आ रहा है। जहां तो फिर वहीं पर मंदिर पर भी सियासत शुरू हो चुकी है। जहां बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से लेकर के प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर तक राम मंदिर को लेकर के विवादित बयान दे चुके हैं। वहीं पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं। जहाँ आपको बता दूं कि वहीं पर केंद्र सरकार इस तरीके की राजनीति की निंदा करती दिख रही है। वहीं
एक बार फिर से घर घर पूजा अक्षत बांटे जाने को लेकर के आरजेडी बीजेपी पर हमला करती नजर आ रही है। जब बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री और फिर आरजेडी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र राम ने अक्षत यात्रा को लेकर के कहा है कि देश के युवाओं को नौकरी की जरूरत है, अक्षत की नहीं। इसके साथ ही भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग राख बांटेंगे। दोस्तों, बिहार के मोतिहारी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर बिहार के मोतिहारी में 1 करोड़ 22 लाख रुपए की चोरी हुई है, जिसको लेकर के हरकत मच गया है। आपको बता दें कि मोतिहारी शहर के बलुआ चौक स्थित राज ज्वेलर्स का शटर काट करके चोरों ने भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने दुकान के 2 सेफ को काट करके उसमें रखे सोने और चांदी के जेवरात की चोरी कर ली है। जी हाँ, मालिक अभिषेक रंजन ने आवेदन में 1 करोड़ 22 लाख रुपए के गहने और नगद की चोरी की बात कही है। राज ज्वेलर्स के मालिक आजाद नगर मोहल्ला निवासी अभिषेक रंजन ने बताया बयान में पर एफआईआर दर्ज हुई है। इसमें लगभग 2 किलो सोना, 50 किलो चांदी, 8 किलो नकदी की चोरी की बात कही गई है। जयनगर थाना क्षेत्र के बलुआ चौक स्थित आभूषण दुकान राज ज्वेलर्स से 1 करोड़ 22 लाख रुपए की चोरी की सूचना पर नगर थाना पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू कर दिया है। डॉग स्क्वाड एफएसएल से जांच कराई गई है। एफएसएल एसएसपी राज ने बताया है कि पटना से फिंगरप्रिंट जांच के लिए भी टीम बुलाई गई है। इसमें 2 व्यक्ति चोरी के लिए जाते दिख रहे हैं। जहाँ शनिवार की रात रघुनाथपुर रोड के तरफ से चोर मार्केट में घुसे। इसके बाद प्रथम तल्ले पर स्थित राज ज्वेलर्स दुकान का शटर तोड़ करके अंदर प्रवेश किया। जहाँ दुकान के शोकेस में रखा गहना सहित 2 लॉकर तोड़ करके भारी आभूषण की चोरी कर लिए हैं। दोस्तों, बिहार के यूनिवर्सिटी में पारदर्शिता के लिए राज्यपाल ने कई निर्देश दिए हैं। जहाँ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा है कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों को यानी कि बिहार के सभी यूनिवर्सिटियों को अपना एक ऐप बनाना होगा, जहाँ इन सभी ऐप को राजभवन से जोड़ दिया जाएगा। राज्यपाल ने कहा है कि इस पर सभी विश्वविद्यालयों को हर दिन की गतिविधियों की जानकारी अपलोड करनी होगी। इन गतिविधियों पर राजभवन नजर रखेगा। दरअसल पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय सीनेट की 7वीं बैठक में सदस्यों को संबोधित करते हुए राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा है कि इसके माध्यम से विश्वविद्यालयों के नामांकन, कक्षा परीक्षा और फिर खेलकूद के अलावा मीटिंग और अधिकारियों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। आपको बता दूं कि बिहार के राज्यपाल बिहार राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं और फिर भारत के संविधान में परिभाषित शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जहाँ राज्यपाल राज्य में विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति होते हैं। जहाँ राज्यपाल का सचिवालय राज्य में विश्वविद्यालय के कुलाधिपतियों के रूप में अपने संवैधानिक, औपचारिक और फिर अन्य राज्य जिम्मेदारियों और फिर उनके कर्तव्यों के निर्वहन में राज्यपाल को सचिव सहायता प्रदान करता है। दोस्तों, बिहार में अवैध बालू खनन के कई मामले सामने आते रहते हैं। जब बालू ठेकेदारों द्वारा अवैध रूप से इनका इस्तेमाल किया जाता है, जब वहीं अब बालू चालान का दुरुपयोग करने वाले ठेकेदार के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जब सरकारी योजना में एक ही चालान की बार बार फोटोकॉपी करके दुरुपयोग करने वाले ठेकेदारों को अब इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। जहां आरबीआई खान और भूतत्व विभाग अब इस मामले को लेकर के कड़े आदेश दिए हैं। दरअसल बालू और फिर गिट्टी की ढुलाई तथा खनन में ऐसे मामले सामने आने के बाद इसकी सघन जांच का फैसला लिया गया है। जहां ऐसे में ठेकेदार जो बालू चालान का दुरुपयोग करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां सभी सरकारी कार्य विभागों में चल रही तमाम परियोजनाओं में उपयोग हो रहे ई चालान की जांच कराने का आदेश खनन एवं भूतत्व विभाग ने सभी जिलों में खनन पदाधिकारी एवं खान निरीक्षकों को दिया है। भाजपा जहां देश के साथ बिहार में राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने में जुटी है, वहीं बिहार की सत्तारूढ़ कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी राजद भी चुनाव के लिए अपना एजेंडा तय कर रही है। 2024 के चुनाव के लिए राजद का चुनावी एजेंडा जुमला बनाम काम होगा, जहां राजद उन योजनाओं और फिर कामों को लेकर के जनता के बीच जाने की तैयारी में है जो पिछले 1.5 साल में पूरे किए गए हैं। जहाँ 10 जनवरी से 13 जनवरी के बीच जिलों में चले पार्टी के जिला कार्यकर्ता संवाद में इसका प्रयोग भी किया गया है और फिर कार्यकर्ताओं का बाकायदा इसके लिए ट्रेन भी किया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ये जवाबदेही सौंपी थी कि वे अपने प्रभार वाले जिलों में जाएं और फिर बिहार में अगस्त 2022 में नीतीश तेजस्वी के नेतृत्व में बनी सरकार के लिए किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से पार्टी के बड़े से लेकर के छोटे कार्यकर्ताओं को अवगत कराएं। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी शिक्षक बहाली के दूसरे चरण में पूरे बिहार के साथ कटिहार में लगभग 2700 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। जिलाधिकारी रवि प्रकाश ने इन शिक्षकों के बहाली से पूरे जिले के साथ साथ बिहार में शिक्षा स्तर पर सुधार की उम्मीद जताई है। वहीं इंडियन ऑयल के मंच में कभी बिहार के नाम रोशन कर चुके सकल अभ्यर्थी सितारा परवीन को म्यूजिक शिक्षक के रूप में नौकरी मिलने पर वह
गीत के माध्यम से खुशी का इजहार किया है। जी हाँ, डीएम ने बताया है कि नए शिक्षकों की नियुक्ति के बाद न सिर्फ कटिहार बल्कि बिहार के सभी स्कूलों में जहां शिक्षकों की कमी है उसे पूरा करने में सहायता मिलेगी। डीएम ने कहा है कि नए शिक्षक को जल्द ही विद्यालय में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस दौरान डीएम नए शिक्षकों से मिलकर के बेहद खुश नजर आए। दोस्तों, अगर आपने अपनी ज़मीन की जमाबंदी को आधार से लिंक करवा लिया है और फिर मोबाइल नंबर से उसे जोड़ लिया है तो फिर ठीक है। ऐसा नहीं है तो फिर 1 माह के अंदर अपनी सभी जमाबंदी को आधार से लिंक करा ले। जी हाँ, इसके बाद आपकी जमाबंदी को अंचल कार्यालय द्वारा लॉक कर दिया जाएगा। जमाबंदी लॉक होने पर भविष्य में आपको जमीन बेचने खरीदने में परेशानी हो सकती है, जहाँ साथ ही किसी भी तरीके का सुधार करना भी मुश्किल हो जाएगा। जहाँ वहीं आधार और फिर मोबाइल से लिंक होने पर जमीन की सभी गतिविधियों की मोबाइल पर सारी जानकारी मिलती रहेगी। जहाँ इससे संबंधित मामलों में धोखाधड़ी रुकेगी। जमाबंदी में जमीन में किसी तरीके के बदलाव को लेकर के SMS के माध्यम से आपको अलर्ट मिलेगा। जहाँ जमाबंदी में किसी भी तरीके के बदलाव की सूचना आपको SMS से दी जाएगी। जहाँ सही नहीं रहने पर आपको तुरंत इसकी शिकायत अंचल कार्यालय को कर सकते हैं। जहाँ इसके बाद दाखिल खारिज नहीं हो सकेगा। जहाँ इससे आप धोखाधड़ी से बच जाएंगे। इसके लिए अंचल कार्यालय में CO और फिर सर्किल इंस्पेक्टर के माध्यम से जमाबंदी को लिंक करने का काम तेजी से चल रहा है। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी की सोशल मीडिया एक्स पर परिवर्तन संबंधित पोस्ट ने नए सियासी समीकरण को हवा दे दी है। जब मांझी ने रविवार को लिखा है कि जो भी परिवर्तन होगा राज्य हित में होगा। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट से कुछ अधिकारियों से ज्यादा राजद, जदयू, कांग्रेस के कार्यकर्ता परेशान हैं। राजद के लोग इस सोच में परेशान है कि फ्लैक्स में नीतीश जी की फोटो देने की नहीं। जदयू, कांग्रेस वाले भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं। वैसे जो भी परिवर्तन होगा वह राज्य हित में होगा। राजनीतिक विश्लेषक मांझी के पोस्ट के कई मायने निकालने जा रहे हैं। जहाँ गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 में एनडीए से अलग होकर के महागठबंधन के साथ लालू यादव की पार्टी RJD, कांग्रेस और फिर वाम दलों के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। इस बीच पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में बिहार में बड़े बदलाव को लेकर के अटकलबाजी चल रही है। जहाँ अब जीतन राम मांझी ने अपने पोस्ट से और फिर राज्य में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी ओर राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा करते हुए कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लोकसभा चुनाव से पहले कभी भी महागठबंधन में आ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी का दिल अभी भी महागठबंधन की तरफ से। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ग्राम पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को गति देने में जुट गई है। जब पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को तय लक्ष्य के अनुसार कार्य पूरा करने का सख्त निर्देश दिया है। जब मार्च तक 3 लाख से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। जहां अभी तक विभिन्न एजेंसियों की ओर से 95,000 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। वहीं कई जिलों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम अभी भी आरंभ नहीं हुआ है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने योजना में विलंब को लेकर के सभी जिलाधिकारियों का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है। यह योजना को लेकर के तय लक्ष्य के अनुसार अभी तक ग्राम पंचायतों में कुल 6,50,000 सोलर स्ट्रीट लाइट लग जानी चाहिए। जब विभाग ने पहले हर ग्राम पंचायत में 5-5 वार्डों में 10-10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्देश दिया गया था। राज्य के यानी कि बिहार के 1,09,000 वार्डों में करीब 10 लाख से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जानी है। अब एजेंसियों को निर्देश दे दिया गया है कि हर ग्राम पंचायत के 8-8 वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगा दी जाए। जिन जिलों में काम शुरू नहीं हुआ है उनको अविलंब काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है। इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है। जहां पर भी सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है। दोस्तों, देश में सत्ताधारी वर्ग जिस तरह से धर्म की अफीम लोगों को चटा रही है वह वातावरण को विषैला बना रहा है। भगवान को भी राजनीति का खेल बनाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में स्वतंत्रता सेनानियों की याद स्वाभाविक है। ये बातें बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी दुबे की 103वीं जयंती के मौके पर कही है। दोस्तों, गैस उपभोक्ताओं को E-KYC कराने के बहाने ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। जब लोगों को फोन करके कहा जाता है कि E-KYC कराना वरना आपका कनेक्शन बंद कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। इस बहाने आधार कार्ड नंबर आदि मांगा जाता है। इस प्रकार की शिकायत मिलने पर भारत गैस वितरक मेजर योगेंद्र गैस एजेंसी के प्रोपराइटर संजीव कुमार जायसवाल ने थाने में आवेदन देकर के शिकायत की है। उन्होंने आवेदन में कहा है कि उपभोक्ताओं को इन दिनों अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन करके E-KYC करवाने को कहा जाता है। साथ ही ये भी धमकी दी जाती है कि फोन पर E-KYC नहीं करवाने पर गैस की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। जब मेजर योगेंद्र गैस एजेंसी के प्रोपराइटर ने
अपने सभी उपभोक्ताओं से कहा है कि गैस वितरक के द्वारा किसी भी उपभोक्ताओं को फ़ोन से ई-केवाईसी करवाने को नहीं कहा जा रहा है। जहां उन्होंने बताया है कि ई-केवाईसी के लिए उपभोक्ताओं को प्रतिष्ठान पर बुलाया जाता है, जहां ये उपभोक्ताओं के घर पहुँच करके कर्मी के द्वारा ई-केवाईसी की जाती है। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि फ़ोन करके ई-केवाईसी करवाने की बात करने वाला व्यक्ति आपको झांसे में लेकर के ठगी का शिकार बना सकता है। उन्होंने अपने सभी गैस उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि भारत गैस वितरक का कर्मी बता करके फ़ोन पर ई-केवाईसी करवाने की बात करने वाले अज्ञात व्यक्ति से सावधान रहें। साथ ही फ़ोन करने वाले साथ कोई भी जानकारी शेयर नहीं करें, या क्योंकि फ़ोन करने वाला व्यक्ति आपको ठगी का शिकार बना सकता है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।